तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वड़क्कम, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जो भी आपको स्वीकार हो सब मैं करता हूं और अपनी क्लास को शुरू करता हूं। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को कर दो शेयर जल्दी से फटाफट। ये रहा आपके सामने सेशन। पहला सवाल, बड़ा आसान सवाल, बड़ा आसान सा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक कोण का संपूरक कोण उस कोण के कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। तो कोण है, कौन सा कोण है? ऑप्शंस आपके सामने 50, 40, 45 और 35। The supplementary angle of an angle is 3 times its complementary angle, so the angle is what? A 50, 40, 45 या 35। तो देखो, सवाल समझने की कोशिश करना, ये एक बार में आपको समझ में आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है। क्यों आ जाएगा देखते हैं। मैंने कहा कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स। तो देखो, दो तरीके का सवाल समझ सकते हैं। मैंने कहा एक संपूरक अपने कोटि पूरक कोण का 3 गुना, तो आप समझ लो अगर मैं बात करता हूं a प्लस b, दो कोण हैं, उन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 आ जाए तो क्या होता है? आपने कहा सप्लीमेंट्री। और अगर मैं बोलूं a और b दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाए? आपने कहा 90, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, जिसको आप कोटि पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल में क्या हो? एक कोण का संपूरक कोण, मैंने एक कोण माना, सपोज भाई आप 180 माना, तो अपना अगर x मान ले तो क्या हो जाएगा? तो 180 माइनस x हो जाएगा ना। वो अगर कोई कोण x है तो उसका संपूरक कोण 180 में से x हो जाएगा। ये तो समझ रहे हो ना, क्योंकि इस कोण का संपूरक कोण a का b और b का a है। अगर a को उधर भेज दो तो b बराबर 180 माइनस a, और मैंने माना कोण कॉमन था तो मैंने x मान लिया उसको। उसने कहा उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना। कोटि पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस एक्स। उसको अगर कोण को 90 में से घटा दोगे तो आ जाए। उसने बोला इसका 3 गुना है, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या हुआ? आपने कहा 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस का 3x। इसको इत्थो भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, तो कितना बचा? आपने कहा सर ये 90 आ गया। देखो 270 इधर आएगा, मैं एक एक स्टेप कर देता हूं, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्या हुआ? इसको इधर भेज देते हैं, तो 180 माइनस का 270 इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का x। ये क्या हो गया? ये 70, 90 बचा ना, तो माइनस का 90 इज इक्वल टू माइनस का 2x। इससे ये कट गया, तो x बराबर 45। तो वो कोण 45 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। द राइट ऑप्शन इज C, नॉट B। It's C। अब मैं इसको आपको बेसिक से भी बता देता हूं। ये सवाल तो आपने कैसे समझा? ये सवाल आपने समझा कैसे? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? किस टर्म में समझा ये सवाल आपने? ये आपने सवाल समझा बेसिक तरीके से, जैसे हम बचपन से करते आए हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऑप्शन बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? देखते हैं ऐसे। अगर मैं बात करता हूं 50, अब देखो यहां पर देखना, उसने बोला एक कोण का संपूरक कोण उस कोण का कोटि पूरक का कोण 3 गुना है। अगर 50 का संपूरक बात करूं तो 130 आएगा ना, क्योंकि दोनों का टोटल 180। तो 50 का संपूरक 130 और 50 का कोटि पूरक कितना हुआ? आपने कहा 40, क्योंकि दोनों का टोटल 90 होता है। उसने कहा इस कोण का 3 गुना होना चाहिए, तो 4 3 बार तो ज्यादा है ना, तो ऑप्शन गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता है ना। इसको देखते हैं 40 का कोटि पूरक कोण, संपूरक कोण। अगर मैं कोटि पूरक संपूरक की बात करता हूं, सप्लीमेंट्री की बात करता हूं, दैट इज 140, क्योंकि दोनों का टोटल 180। ये 50, क्या ये 3 गुना है? आपने कहा नहीं, 50 थे तो 150 होते हैं, ये तो कम है। 45 की बात करते हैं, 45 का संपूरक कोण कितना हुआ? आपने कहा 135, और 45 का कोटि पूरक कितना हुआ? 45। इसको देखो 3 गुना है ना, तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। तो बाई ऑप्शन भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अगर ये फॉर्मूले नहीं पता है तो आप, अगर आपको बेसिक लॉजिक्स पता है तो आप बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीटेट के लिए है ये, जितने भी टेट आप पढ़ रहे हैं सभी के लिए मैथमेटिक्स मैराथन, इसमें सारे क्वेश्चन होंगे, पेडागोगी होगी, एवरीथिंग इज देयर, सो डोंट वरी। ओके, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर चलिए रहा। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, और रास्ते का क्षेत्रफल बता दो। ऑप्शन आपके सामने A, B, C और D।
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से दीजिएगा जवाब क्या होगा। हाँ जी, ओके, नेट पे देखो, ओके, बात समझ में आ गई। हाँ, पेपर फर्स्ट के लिए इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, पीआरटी के लिए। मैथमेटिक्स जो भी है, आप एक बात समझिए, सभी लोग इसको बड़ा कॉमन क्वेश्चन करते हैं। मैथमेटिक्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बदलाव नहीं होते, सवाल में थोड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो जाता है, लेकिन सवाल सेम रहते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं कि सिर्फ हम तो किसके लिए पढ़ रहे हैं, इट्स फॉर ऑल। ओके, चलो 400 मीटर मुझे आंसर मिला। देख लेते हैं, एक आयताकार पार्क है, चलो जी, ये आयताकार कार की जो लंबा है वो 45 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा है। ओके, तो मैं इस पार्क को ऐसे बना दूं, ये आ गया जी मेरा आयताकार पार्क। इसकी लंबाई 45 और इसकी चौड़ाई 30 मीटर। उसने कहा इसके चारों तरफ एक रास्ता भी है, चलो भाई रास्ता देख लेते हैं, 2.5 मीटर। चलो ये रास्ता मैंने बना दिया। ओके, ये रास्ता है 2.5 मीटर का चारों तरफ, व्हाइट वाला दिख रहा है ना आपको, दिस इज व्हाइट, जो व्हाइटिश है वो इसका क्या है, वो इसका रास्ता है, जिसकी कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की 2.5, इधर भी 2.5, ठीक है, ये 2.5 का है। अब उसने कहा, अब देखो, अगर मैं येलो वाले की बात करता हूं तो 45 इसकी लेंथ है, अगर मैं व्हाइट वाले की बात करता हूं तो देखो 42.5, यहां अगर मैं इसको देखूं ऐसे, जहां मैं बिंदु लगा रहा हूं आपके सामने, दिख रहा है ना, ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ये तो 2.5 का, ये नहीं चीज जो मैं लगा रहा हूं ऊपर निशान व्हाइट वाले। तो अगर मैं इस पूरे व्हाइट की यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालूं तो आप क्या करेंगे, सर येलो वाला पार्ट 45 का तो ये था, 2.5 मीटर इधर था और 2.5 मीटर इधर था, तो टोटल कितना हुआ, आपने कहा 50, है ना। टोटल इस व्हाइट वाले की लंबाई कितनी होगी, 50, चौड़ाई कितनी होगी 30, ये 2.5 इधर, 2.5 इधर, तो टोटल कितना हो गया 35। तो यानी इस व्हाइट रास्ते के साथ अगर मैं इसका एरिया देखता हूं तो कितना है, 50 और 35 का है, और रास्ते को छोड़कर देखता हूं तो 45 और 30 का है। तो अगर मैं इस रास्ते से, इस पूरे रास्ते वाले एरिया से अगर मैं ये वाला एरिया घटा दूं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो मुझे इस वाले का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना, ब्लू वाले का। बस मुझे यही काम करना था, कर सकता हूं ना मैं ऐसे। तो अगर मैं इस बड़े वाले एरिया से इस को घटा दूं तो ब्लू वाला निकल आएगा। तो बड़ा वाला क्या देखा मैंने, मुझे तो पता लगा बड़ा अच्छा था ये, तो क्या था कि भाई अगर मैं रास्ते के साथ की बात करता हूं, विद रास्ता, तो क्या था, इसकी एरिया कितना था 50, लंबाई चौड़ाई 35, और रास्ते को छोड़कर के कितना था, आपने कहा छोड़कर, वो था 45 और 30। तो इसका एरिया देखूं कितना हुआ, आपने कहा 0, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 1750। ठीक है भैया, इसको देखें तो 0 ऐसे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। तो देखो इस रास्ते के साथ में एरिया व्हाइट वाले का कितना है 1750, और रास्ते को छोड़कर येलो वाले का कितना, इतना। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में घटा दूं तो कितना मिला 400, तो वही ब्लू वाला रास्ता था, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, क्लियर है, आसान था, बहुत बढ़िया। तो सी इज द राइट ऑप्शन, एकदम सही पकड़े हैं आप। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं और जानते हैं वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस क्या है। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हैव a ratio of 2:3:4. The angles of the triangle will be what? Let's see. 30, 60, 90, 20, 40, 120, 40, 60, 80, 30, 90, 60. What is the right answer? तो मैं देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। Let's see.
हाँ जी, तो सवाल देखते हैं क्या मिलता है आपका। सवाल आपके सामने था। ओके, देख लेते हैं सी ऑप्शन। तो देखो कितना आसान था। आप सब जानते हैं त्रिभुज के जो कोण होते हैं उनका इंटरनल कोण का जो एंगल्स होता है वो कितना होता है, वो होता है 180। आप सभी जानते हैं। उसने कहा अनुपात क्या था, कोण अनुपात में दिए 2 3 4, यानी अगर मैं अनुपात की बात करता हूं तो इनको ऐड कर दूं, 2 + 3 + 4, तो वो 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का टोटल 180 होता है, 180 होता है। तो मैंने क्या काम किया, 2 3 5 और 4 9, तो 9 किसके बराबर, 180 के बराबर। तो भाई एक अनुपात किसके बराबर, आपने कहा सर 9 का डिवाइड कर दो, 20 आ गया। तो एक अनुपात का वैल्यू 20 के बराबर है। इसके पास 2 अनुपात है तो 20 की गुणा कर दें तो ये हो गया 40। इसके पास 3 अनुपात थे, 20 की गुणा कर दें तो ये कितना हो गया 60। इसके पास 4 अनुपात थे, 20 की गुणा करते तो ये हो गया 80। और यही साथ 40 60 80, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर आपने दिया। आपके लिए क्लियर, बहुत बढ़िया, वेल डन। एक और सवाल, चलो बढ़ते हैं, जल्दी से बताना। दो संख्याओं का मैसे मीन्स होता है HCF। द HCF of two numbers is 13 and the LCM is 1989। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या है। इफ वन नंबर इज 117 देन फाइंड द अदर वन। इजी सवाल है और मैं चाहूंगा इस इजी सवाल को आप और भी इजी कूल बना दें अपने उत्तर के साथ। तो जल्दी से शुरुआत कर दो सभी लोग, जो भी मेरे लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे आसान लगा, सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन सा लगा, और किसमें आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, किसमें आपको परमानंद की प्राप्ति हो गई। ये सब चीज मुझे बताएं। सवाल आपके समक्ष है, देखते हैं क्या बताते हैं भाई। क्या आप सभी जानते हैं ना इस बात को, क्या कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम में एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। तो भाई एलसीएम एक संख्या कितनी थी, आपने कहा 117, दूसरी का हमें पता नहीं। एलसीएम आपको पता था कितना, 1989 था, मल्टीप्लाई बाय 13 यहां पर हो गया। अब आपने बी का वैल्यू निकाला तो 1989 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 117। 13 में 9 से डिवाइड करें 117 आ जाएगा, 13 निम्न 117, 9 से काटे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो बी इज इक्वल टू कितना 221। कितना आसान सवाल था बेचारा, सवाल यूं ही हो गया आसानी के साथ। बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया, परमानेंट वाला आ रहा है, बहुत बढ़िया अखिलेश। तो आपका जवाब मिला है मुझे एकदम कूल कूल कूल। आगे बढ़ते हैं और अगली बार देखते हैं एक और अच्छा सा कूल सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है, एक वेयर हाउस है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर हो। तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 8.8 मीटर हो। ये मीटर क्यूब कर देना इसको और आसानी होगी आपको, ठीक है। लेट्स सी। तो भाई 60 40 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम, इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब हो। तो देखो ये हो गया आपका घनाभाकार गोदाम ऐसा, ठीक है भैया, और यहां पर आपने रख दिया ऐसे, कोई प्रॉब्लम। उसने कहा 60 40 और 30, 60 मीटर ये है, 40 मीटर ये है, 30 मीटर ये है, ऐसे मान लिया, ये इसको मान लो 30 मीटर इस गोदाम। अब देखो अगर मैं गोदाम का वॉल्यूम निकालूं और एक डब्बे का वॉल्यूम दिया है ऑलरेडी, कितना है 0.8 मीटर क्यूब, वो वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है। तो अगर मैं इस पूरे बड़े वाले घनाभ से, इस गोदाम से एक पर्टिकुलर डब्बे का वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो मुझे पता लग जाएगा कितने डब्बे रखे जा सकते हैं। बस मैंने वही काम कर दिया। मैंने क्या काम किया, इसमें देखा मैंने तो मैंने कहा 60 मीटर ये, 30 मीटर ये और 20 मीटर ये, 40 मीटर सॉरी, अपॉन ये तो आपने इसका एलबीएच निकाला, लेकिन ये ऑलरेडी वॉल्यूम है तो क्या होगा 0.8। इसको मैंने हटाया और यहां पर 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40 को यहां लगाया, 50 ये हो गया। अब देखो 6 पंजे 30, 300 3 93, 300 तो 3 0 और एक और लगा दो 4 0, 90,000। ऑप्शन नंबर सी
बहुत बढ़िया से जवाब, और आपका जवाब बढ़िया बढ़िया आ रहा है, दैट्स वेरी नाइस। इस तरह से अपने आंसर्स को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, दैट्स वेरी नाइस। और अच्छे से जवाब और आगे देते रहिए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख देता हूं, ये रहा। कुछ पेडागोगी भी हो जाए ना, आप लोग सब तैयार हैं पेडागोगी के लिए? क्योंकि मैथमेटिक्स प्लस पेडागोगी दोनों को साथ लेके चलेंगे। कुछ आसान से सवाल पेडागोगी के आपकी खिदमत में पेश हैं, कबूल कीजिएगा। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, ये सभी के लिए। तो यहां पर सब लोग इरशाद फरमा रहे हैं, कह रहे हैं इरशाद। चलिए, तो the purpose of arithmetic teaching is for daily life work, for wages and occupation, for practical use and all these। सबको पता है कि गणित ऐसी दवा है जो हर मर्ज की दवा है। गणित एक ऐसी बला है जो हर मर्ज की दवा है। क्योंकि बड़े बड़े तूफानी लोग कह के चले गए ना कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार कुंजी है। बड़े बड़े लोगों ने कह दिया गणित रीढ़ की हड्डी है विज्ञान की। वेदांग ज्योतिषी भी कह के चले गए भैया जैसे सर पर मुकुट मोर के होता है, जैसे नाक के ऊपर मणि का स्थान होता है, वही गणित का स्थान विज्ञानों में है। तो जब बहुत सारे महान लोग कह के गए तो हम कैसे मना कर सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं है। दैनिक जीवन के कार्य हेतु आप हमेशा गणित का यूज करते हैं। मजदूरी व्यवसाय, आप बिजनेस करें चाहे आप मजदूरी करें, आपको गणित की आवश्यकता होती है अपना हिसाब किताब जानने के लिए। और साथ में व्यवहारिक उपयोगिता, अप्लाइड यूज, डेली लाइफ में आप उसका कहां कहां प्रयोग करते हैं, ये सभी प्रयोग मैथमेटिक्स के माध्यम से बताए जाते हैं। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? आपको बताना है सबसे विकसित शाखा गणित की कौन सी है। ए अंक गणित, बीज गणित, सांख्यिकी, ज्यामिति is the first developed branch of mathematics, arithmetic, algebra, statistics और geometry। ऑल ऑल, यहां पर भी ऑल। हाय हाय हाय, क्या लाहौल विला कुव्वत, क्या करके जमान हो गए आप लोग है। हाँ, सी सांख्यिकी मिल रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। उषा, आपने जवाब दिया है सी। ओके, देखते हैं आपका जवाब कैसे कैसे आता है जी। ओके, यहां पर मिल रहा है मुझे सी, सबने कहा है सी, सांख्यिकी। तो ये आपका ऑप्शन आप लोगों ने लॉक किया है। और ये जो आंसर आपने दिया डी भी मिला है, ज्यामिति। अच्छा, डी भी मिल गया। ओके, अब तक सी था, अब डी भी मिल गया है। तो ये जो आंसर आप दे रहे हैं ना सांख्यिकी, जिन्होंने ज्यामिति कहा वो तो गलत है। ज्यामिति सबसे पहले नहीं आई थी, ना ना ना। बीजगणित भी सबसे पहले नहीं आया था, ना ना ना। हाँ, जिन्होंने सांख्यिकी कहा है उनके लिए मैं बजा दूं ताली, उन्होंने भी गलत जवाब दिया है भाई। आप लोग भी गलत जवाब दिए हैं। राइट ऑप्शन इज नॉट सांख्यिकी, इट्स नॉट स्टैटिस्टिक्स, इट्स अंक गणित, दैट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक सबसे पहली विकसित ब्रांच है, उसको मैं प्रूफ कर देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि प्रूफ जरूरी है। मैथमेटिक्स में हर चीज का प्रूफ मांगा जाता है। आप सभी जानते हैं कि हम प्राचीन काल से, वैदिक काल से हमारी सभ्यता चली आ रही है, और सबसे प्राचीनतम वेद को मानते हैं। जितने भी वेद हैं हम सबको प्राचीन मानते हैं। वैसे जितने भी क्या 4 वेद हैं टोटल, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप कहेंगे सर ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद। अच्छा, ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? आपने कहा सर 1028 हैं। कितने मंडल हैं? बहुत सारे सोचोगे सर पता ना, मंडल, मंडल तो बंडल कहते हैं कि 5 रुपए 10 रुपए का मिलता है, वो मंडल नहीं, मतलब जोन। हाँ, तो 1028 सूक्तियां। अच्छा, ये सूक्तियों पर गिनती तो पड़ी होगी ना, तभी तो 1028 गिनी गई। चाहे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्टमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, कुछ भी बोला गया हो, है ना। या फिर 1 2 3 4 5 लिखा होगा, एक इकाई, 2 इकाई लिखा गया हो, गिनती तो पड़ी ना। और गिनती का जो अंक ज्ञान है वो किस में आता है? अंक गणित में। इसलिए वैदिक काल से ही इस संख्याओं को प्रयोग में लाया जा रहा है, और संख्याओं को समझना अंकगणित का ही पाठ है। इसलिए सबसे प्राचीनतम शाखा गणित की अंकगणित को ही माना जाता है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। एक और सवाल, मनुष्य के जीवन में जिन गतिविधियों में गणित का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो कौन सी हैं? मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक? The activities in which human life is most used in mathematics is psychologist, cultural, social, economic. So let's see what will be your right answer.
देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका भाई साहब। उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे अच्छा ही मिलेगा, गलत तो आप नहीं देंगे, ये तो मैं भी समझ सकता हूं कि जवाब गलत नहीं होगा, और तेजी से देंगे तो और अच्छा लगेगा। वेरी गुड। ओके ग्रेट, जवाब मिला डी। बहुत बढ़िया, सबने एक साथ डी बोला है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अर्थ माने पैसा, मामूल, रोकड़ा, अगर ये नहीं होगा तो सबका कल्याण ही नहीं हो सकता। तो वो मैंने गाना भी सुना था ना, वो भी आया था 10 फिल्म में, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भैया सबसे ज्यादा रुपया, बाप भैया तो किस में आते हैं, समाज में आते हैं ना। ऐसे तो श्री श्री अमिताभ बच्चन जी के सुपुत्र अपने श्लोक में कह के गए हैं, कहा था उन्होंने कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भैया यही है सबसे बड़ा रुपया। इसका प्रयोग हर जगह होता है, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपको रुपया का ही यूज करना होगा। दैट इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, कूल। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला, प्रदर्शन, व्याख्यान या अनुसंधान? किस पर आधारित है? कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। इट मे बी पॉसिबल कि आपका आंसर अच्छा आ जाए, इट मे बी पॉसिबल कि आपका आंसर बहुत बढ़िया आ जाए, और मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर बहुत अच्छे से आएगा, और आएगा आने वाला। उत्तर तो आपको देना है, हम तो सिर्फ देख लेंगे कि आपका आंसर कौन सा आप देंगे। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात और हमारी बात एक साथ है। जवाब तो देंगे आप, हम समझेंगे आपके सवाल। ओके मैं देख रहा हूं। ओके वेट अ मिनट गाइस। डिस्प्ले मेथड, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं प्रदर्शन विधि। ये जो विधि है ना, जनरली ये कहाँ यूज होती है ये भी बता देता हूं। देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर जो विधि काम करती है वो होती है कौन सी? प्रदर्शन विधि। और इस विधि में होता क्या है जनरली वो आपको बता देते हैं। डिस्प्ले मेथड में जनरली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है वो क्या है? वो होता है ये कि बच्चा देखता है, सुनता, समझता है। जनरली ये यूज कहां होती है? लेबोरेटरीज में, जब टीचर्स पढ़ाते हैं। कहां होती है? डेमोन्स्ट्रेशन में, जब बालक किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देते हैं, ये विधि वहां पर सबसे ज्यादा यूज होती है। तो राइट ऑप्शन था प्रदर्शन विधि। बहुत ही बढ़िया जवाब। एक और सवाल जल्दी से। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि ए, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है, इनमें से किस चीज का ज्ञान नहीं है? कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि उसे किस चीज की प्रॉब्लम है? स्थानीय मान की अवधारणा पसंद नहीं है। नहीं, स्टूडेंट्स राइट्स 552 5052 look like this 550. It means that concept of local value is unclear. No knowledge of the numbers, no knowledge of the mathematics, there is no knowledge of addition. ए, क्या बात है, बढ़िया से जवाब मिला फिर दोबारा से मुझे आप लोगों का। वेरी गुड। आपने कहा कि सर जवाब एकदम सही है, क्योंकि बालक 5050 नहीं लिख पा रहा है, वो 550 लिख रहा है, तो वो एक अंक को छोड़ रहा है। और जब भी बच्चा किसी एक अंक को छोड़ दे लिखते समय, तो वो किस स्थान पर होता है? प्लेस वैल्यू की प्रॉब्लम उसको होती है। आप उसको बोल सकते हैं लोकल वैल्यू की प्रॉब्लम भी उसके साथ हो सकती है। ओके क्लियर है, वेरी नाइस। चलो, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द साइड 20 सेंटीमीटर इज व्हाट? हाँ बहुत बढ़िया। ओके लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। अब देखो ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये समबाहु क्या है? ये समबाहु उसको समझने की कोशिश करना। समबाहु का मतलब होता है इक्विलेटरल, जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर बोलते हैं ना,
बराबर इक्वल होती हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, सारी ए है। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी सारी भुजाएं बराबर, सारी माध्यिकाएं बराबर, सारे कोण बराबर होते हैं। ओके, ये समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। और जो उसका एरिया होता है ना, वो क्या होता है, शायद आपको पता होगा, √3/4 इंटू a²। यही होता है ना। ये फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये आसान फॉर्मूला है, इसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं। अब क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर भुजा थी इसकी, चलो 20 देख लेते हैं। तो क्या हुआ, √3/4 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100√3। बोतल कहाँ की, बोतल ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, आसान था ना, कितना आसान था। अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसको भी बता देता हूं, कई बार दिमाग में हमारे टेंशन रहती है, सर ये फॉर्मूला कहां से निकाल दिया आपने। तो देखो, ये हीरोन्स फॉर्मूले से निकला है। आप हीरोन्स फॉर्मूले को जानते हैं ना, ऐसा वाला सुना होगा जिसको आप बचपन में हीरोइन वाला फॉर्मूला बोलते थे, वो हीरोन्स फॉर्मूला है। तो आप इससे इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, यानी सारी वैल्यू एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, जिसको आप a + b + c/2, क्योंकि ये सारी भुजाएं a हैं, तो आप इसको a + a + a/2 भी कर सकते हैं, यानी 3/2। अगर आप इसमें पुट कर देंगे यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, हाँ, मैं तो 100 तो मैंने 3 ही तो बोला, मैंने तो आंसर दे दिया ना, ये रहा 100√3। मैंने तो नहीं बोला आपको आंसर कौन सा है, मैंने कहा इसका आंसर 100√3। आप कोई से को भी चूज कर सकते हैं। हाँ, डी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर। एक और, चलो, 2 वृत्तों की परिधियों में 3 और 1 का अनुपात है, तो वृत्तों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। यहां तो जाऊंगा, हाँ जी, 2 वृत्तों के क्षेत्र परिधियों में 3 और 1 का अनुपात है, तो वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। इफ द circumference of the 2 circles has a ratio of 3:1, then the area of the circles will be what? क्वेश्चन आपके सामने, चाहूंगा जवाब मिले और बहुत तेजी से उत्तर मिल रहे हैं। क्लियर है, देखते हैं आखिरकार इस तेजी से उत्तर मिलने का रीजन कितना आसान था। 2 वृत्त हैं, चलो मैं बता देता हूं। ये एक वृत्त है, दिख रहा है ना, ये दूसरा वृत्त है। उसने कहा दोनों की परिधि क्या होती है, 2πr, इसको बोलते हैं 2πr1। इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2πr2। उसने कहा दोनों का जो रेशो है, अनुपात नहीं भाग करें, तो 2πr1 अपॉन 2πr2, दोनों को डिवाइड कर दे तो 3/1 आता है, तो 2π से 2π कट गया, तो यानी r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 3/1। उसने बोला उनका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या है, लेट्स सी, देखते हैं क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो πr1², πr2², तो वो पूछ रहा है इसका रेशो, तो मैं πr1² अपॉन πr2² कर देता हूं, i से पाई कट गया, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर हो गया। अब r1 कितना है, आपने कहा 3/1, इसका होल स्क्वायर कर दें तो 9:1। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगी, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन। क्लियर, ओके, वेरी गुड, क्योंकि πr1 r2 में कोई प्रॉब्लम नहीं और आपने आंसर निकाला 9:1। वैसे आपको बता दें, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर परिधि होती है तो क्षेत्रफल उनका स्क्वायर होता है। जैसे यहां पर 3 लिखा है ना, तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1। ऐसे अगर वो बोलता 3 5 या 5 और 4 बोलता अनुपात, तो 5 पंजे 25, 4 चौक 16 होता अनुपात, तो इनका स्क्वायर कर देते तो यू विल गेट द आंसर। ओके, वेरी गुड। तो वन मोर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, कूच करते हैं। ओके, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6, 5, 4 है।
यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होगी। द रेशियो ऑफ द लेंथ, width and height of the cuboid is 654. If its entire base is 5328 centimeter, then its length, width and height will be what? अब सवाल आपके सामने है और चाहूंगा मैं आपका जवाब मुझे मिले। ओके, तो मुझे उम्मीद है जवाब तेजी से मिलेंगे। अब देखो इस सवाल को करने का पहले तरीका समझ लो। उसने बोला है घना, मैं पहले बना देता हूं क्योंकि आप लोग भी करेंगे और फिर मैं भी आपको समझाऊंगा, तो ये टाइम टेकिंग होगा सवाल। और अगर आप स्मार्ट लर्नर हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट बोर्ड की तरह, तो आप इसको आज ऐसे चुटकी में भी करेंगे, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी। उसने कहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, भाई इसकी लंबाई ये होगी L, इसकी चौड़ाई होगी सपोज B, इसकी ऊंचाई होगी सपोज H, ये L B H है। उसने इसका अनुपात दिया है, वैल्यूज नहीं दी है, रेशो दिया है और संपूर्ण पृष्ठ दिया है। और आप सभी जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ को क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपको तो पता है, ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वो कितना है, वो दिया आपको 5328, यही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपने LB प्लस BH प्लस HL को निकाला तो इट विल बी 5328 अपॉन 2। आप चाहें तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मैं कहता हूं दिस इज 6 था ना, लंबाई बराबर 6x, चौड़ाई बराबर 5x और हाइट बराबर 4x। तो पहले मैंने L और B को देखा तो 6 पंजे 30x स्क्वायर हो गया ना ये। BH को देखा तो 4 पंजे 20x स्क्वायर। HL को देखा तो 6 चौक 24x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अपने सामने लिखा हुआ है 30 24 60, 30 और 20 50 और 20 70 74, 74x स्क्वायर इज इक्वल टू 5328 अपॉन 2। और x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 5328 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 74। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरी, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। यस, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। मैं खड़ा हूं आप लोगों के सामने जानने के लिए। हलवा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन से हलवा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं ना, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप बाय ऑप्शन भी इसको कर सकते हैं, आप इसको बाय क्वेश्चन, बेसिकली ऐसे होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे हुआ है, तभी आपको इसका फाइसले में अलग हट रहा हूं। जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वो बता दे कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं इसको आसानी से सॉल्व कर दूंगा। ओके चलो, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 से काटे, 2 दूनी 4, 1 2 चिक्का 12, 1 2 चिक्का 12, 2 चौके 8, 36। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो x का वैल्यू कितना हुआ 6। तो भाई x का वैल्यू 6 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, आपने कहा 6 गुणा 6, 5 गुणा 6, 4 गुणा 6, तो 6 छंग 36, 30 और 24। तो क्या है 36 30 24, इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। ये बेसिक था। अगर मैं आपको स्मार्ट वे बताऊं इसका करने का, तो ये बेसिक तो आपको समझ में आया कैसे किया है मैंने। अगर मैं इसका स्मार्ट वे आपको समझाऊं तो आप अगर रेशियो की प्रॉपर्टीज को समझते तो सवाल चुटकी में विद इन 10 सेकेंड हो जाएगा। वो कैसे समझ लेते हैं। उसने कहा रेशियो कितना है 6 5 4 का, इसको येलो कलर में कन्वर्ट करता हूं तो समझ में आएगा। रेशियो कितना है 6 5 और 4 का। इसका मतलब क्या है, जो भी इसकी भुजाएं होंगी वो हमेशा उसकी लंबाई 6 की मल्टीपल होगी, उसकी चौड़ाई 5 की मल्टीपल होगी और उसकी ऊंचाई 4 की मल्टीपल होगी। क्योंकि रेशियो है तो वो मल्टीपल जरूर होगा। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा 6 का मल्टीपल, सब पहले लंबाई लिखी ना, क्या 6 20 से कटता है, 20 को नहीं काटता, 38 को भी नहीं काटता, 36 को काटता है और 6 22 को भी नहीं काटता। तो ये तो एक से ही पता लग गया, ये वाला आंसर था। विद इन 1 सेकेंड यू कैन डू दी क्वेश्चन। बात समझ में आई। आप देखो फिर 5 से देखो, 5 से 30 कट जाता है, 4 से 24 कट जाता है। तो यानी जब भी आप रेशो की
बात करेंगे और रेशो पर बेस्ड क्वेश्चंस की क्वेरी करेंगे, तो आप इस तरह से आंसर को प्राप्त कर लेंगे। इज इट क्लियर नाउ? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोगों को आया कि नहीं आया? यस के नो? हाँ के ना? करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे अगर आप स्मार्ट बनना चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन आपको ये आना जरूरी है। एग्जामिनेशन के पर्पज से इट्स ओके, या आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बच्चों को समझाने के लिए पता, आगे आप शिक्षक बनेंगे सभी लोग, तो आपको पता होना भी जरूरी है। एक और सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई क्या है? सवाल बड़ा आसान सा है, और मैं चाहूंगा इसका आसान सा जवाब भी मिले। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, चलो वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसने बोला ये आपका वृत्त हो गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसकी रेडियस कितनी है? यानी 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका ये केंद्र मानूं तो इसकी जो रेडियस है वो ये होगी 10 सेंटीमीटर। उसने कहा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब क्या हुआ, एक जीवा आपने खींच दी ये वाली, तो जीवा को मैं व्हाइट ले रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये जीवा थी। ये 10 सेंटीमीटर की जीवा है, सॉरी 6 सेंटीमीटर की है। छह सेंटीमीटर की जीवा है, तो ये भी तो रेडियस ही हुई इसकी। अगर ये रेडियस है तो ये वाली भी तो रेडियस ही है यहां से यहां तक की, क्योंकि केंद्र से आप किधर भी चलोगे तो रेडियस हमेशा इक्वल रहती है। ये तो रेडियस हुई। उसने कहा केंद्र से इस जीवा की लंबाई कितनी है? वृत्त की जीवा के केंद्र से लंबाई कितनी है, माफ करिएगा, वो कितनी है? दैट इज 6, ये वाला। अब देखो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी, उसने बोला यहां से जो ऊंचाई है, जो लंबाई आपको दिख रही है 6 सेंटीमीटर है। उसने बोला है जीवा बताओ। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आपसे पूछा गया है कि ए बी की लंबाई बताओ। तो समझने की कोशिश करना, सवाल बड़ा इजी, आप हैंडल कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? देखना, कुछ ऐसा नहीं लग रहा समकोण हो गया, और क्यों ये बात समझना, वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर उसकी लंबाई हमेशा उस पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, और वो उसको बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? वृत्त की जीवा पर खींचा गया केंद्र से लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में तोड़ता है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये भी इतना ही रहेगा और ये भी इतना ही रहेगा। तो मैंने इसका एक छोटा सा पोर्शन ये वाला निकाला बाहर ऐसे, जिसमें मुझे इसकी लंबाई पता है 10, मुझे इसकी लंबाई पता है 6, इसका नहीं पता है। तो शायद आपको कर्ण याद आ जाए, 6 8 10 का ट्रिपलेट आपको समझ में आ जाए। आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, सपोज इसको x का स्क्वायर मान लिया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ढाई 100 माइनस 64 36 64, x बराबर 8। या आप इसको ट्रिपलेट से भी समझ सकते हैं, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, ये लंबाई 8 है। तो जब ये वाली लंबाई 8 है तो ये भी तो 8 ही, क्योंकि समद्विभाजित होती है, क्योंकि AD जमा BD बराबर इक्वल, तो दैट इज 8 + 8 इज इक्वल टू 16। तो राइट ऑप्शन क्या था? होप्स आपको समझ में आ गया होगा सवाल। सभी लोगों को समझ में आया है कैसे हो रहा है सवाल? एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? तो आप इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और ये सवाल आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार देखने को मिल जाते हैं। बहुत बार इन सवालों पर आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और आपको ये सवाल क्लियर होने भी बहुत जरूरी है। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल की बात आपसे करते हैं। उम्मीद करूंगा कि सवाल आपको सभी समझ में आएंगे और समझ में आ भी रहे होंगे। क्वेश्चन है, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत है: 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151 और 132। लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है? यानी the height of 10 girls was measured in centimeter and which are as follows. What is the mean height of the girls? तो देखते हैं, आपका मीन हाइट आपको बताना है। और अर्थमेटिक मीन तो आप सब जानते हैं ना, जिसको आप समांतर माध्य बोलते हैं। मैं लिख देता हूं इसको, समांतर माध्य के नाम से आप इसको जानते हैं, या इसको आप बोल देते हैं क्या? मीन। कई बार इसको आप अर्थमेटिक मीन के नाम से भी जानते हैं, वो सब एक ही है।
और जनरल टर्म में बात करूं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे जिसको आप एवरेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको एवरेज आता है तो आपको मीन भी आता है, आपको अर्थमेटिक मीन भी आता है और आपको समांतर माध्य भी आता है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, आखिरकार ये थाली के चट्टे बट्टे थे, हम कैसे करें इस सवाल को समझने की कोशिश करना। समांतर माध्य, मीन और अर्थमेटिक मीन। अब ये होता क्या है, टोटल सम अपॉन डिजिट्स, ये तो होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो अब इसका योग कर दूं मैं, अगर मैं सबको देखूं जोड़ूं तो क्या होगा, आपने कहा सर जोड़ लो, देखो 2 और 1 3 और 6 9 और 9 18, 9 3 27 और 8 35, 5 40 और 8 48 और 3 51 का एक हासिल लगा 5, 5 और 3 8 और 5 13 और 4 17 और 4 21 और 3 24, 2 26 और 5 31 और 3 34 और 4 38 और 4 42 हासिल लगे 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14, ये टोटल आया इसको जोड़ने पर, दिस इज द टोटल। और नंबर ऑफ टर्म्स के, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 10, तो डिवाइड कर दें, इट विल गिव यू 142 अपॉन 1, दैट इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर दिस वन। क्लियर है भैया, समझ में आ गई बात। ऐसा कोई मेरा साथी जिसके फंस रहे हो जज्बात और सवाल नहीं हो रहा हो खास, तो समझ गए होंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन था बी। एक और 100 ले लेते हैं, चलो। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। Any money doubles at the rate of simple interest in 8 years. How long will it take to become 4 times? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो गया, तो 4 गुना होने की बात हो रही है। तो देखो, इसको हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम जनरल टॉक में सवाल को सवाल करते हैं और देखते हैं जनरल टॉक में सवाल कितने आसानी से हो जाता है। देखिएगा, आप बातों बातों में करेंगे सॉल्व। मैंने माना धन जो था वो 100% था, मैंने कहा मेरे पास 100% धन था जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा ब्याज की दर से वो 8 साल में दुगना हो गया, तो वो 8 साल में कितना बन गया, 200% हो गया। ये बात समझ में आ रही है ना, आपके पास 100% धन था, वो 200% बन गया, कितने सालों में, 8 सालों में। तो भाई साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो साधारण ब्याज इसका भाई 100 रुपए 200 रुपए बन गए, तो ब्याज के कितने मिले, आपने कहा सर 200 में से 100 घटाए, 100 रुपए का ब्याज मिला। और ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि नहीं। साधारण ब्याज अगर पहले वर्ष इतना मिलेगा या 10 वर्ष में इतना मिलेगा, तो अगले 10 वर्ष में भी उतना ही मिलेगा। उसने बोला 4 गुना करना, तो उसको 4 गुना कैसे करूं भाई, 8 सालों में 100% ब्याज मिला, तो अगले 8 सालों में फिर 100% मिल जाएगा ना ब्याज, तो ये 300 बन जाएगा। और अगले 8 सालों में फिर 100% मिल जाएगा, तो टोटल धन 400 बन जाएगा। और 400 पूछ रहा है कि वो कितने समय में 400 हो जाएगा, तो आपने देखा 8 8 2 16 8 3 24, 24 सालों में वो धन 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। अरे क्या बात है आयुष, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, आयुष जी कह रही हैं ऐसी बात, शुक्रिया। दिल में मत रखना, दिल टूट जाता है, फेफड़ों तक रख लो, इतना काफी है। ठीक है आयुष, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल समझ में आया, इजी सवाल था। 10 वॉचिंग, फिजिक्स वाला 2K वॉचिंग, शायद अनअकैडमी 10 वॉचिंग, फिजिक्स वाला 2K वॉचिंग। क्या बात है, वल्ला 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 वल्ला, ये तो वल्ला वल्ला हो गया है शायद। हाँ शहीद उमर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे SMS आपके कर रहे हैं शायद, वेरी गुड। शायद उमर, क्या आप पेड सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, पेड ऐड करने आए हैं क्या, लाइन ही लगा दिया आपने, तो सबके कमेंट दिवा लिए, छुप गया है चांद बादलों में, ऐसे लग रहा है मुझे है।
चलो कोई बात नहीं है, अब थोड़ा सवाल पढ़ लीजिएगा। हाँ ओके 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 ओके, चलो बाकी को कमेंट करने का मौका दीजिएंगे तो अच्छा लगेगा। हम भी यही कहने वाले हैं, हर किसी चीज की अपनी डिफरेंशिएशन होती है। ये सीटेट है, और जो फिजिक्स की बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मैं, आप क्या चाहते हैं कि यह सीटेट वाले बच्चों को फिजिक्स में जाकर बैठा दिया जाए? आप कहेंगे तो चलो इनसे बात कर लेते हैं, ठीक है? शायद उमर आप कहेंगे तो हम एक बार विचार रख लेंगे, इनसे पूछ लेंगे सीटेट वाले बच्चों से कि भाई आप लोग क्या फिजिक्स पढ़ने जाओगे? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि किसी मां का अगर सबसे काला बेटा है ना वेस्ट इंडीज वाली का, उसका बेटा भी संसार का सबसे खूबसूरत बेटा होता है। समझ रहे ना आप? किसी का भी घर का परिवार का हिस्सा जो होता है, वो चाहे कितना ही कुरूप हो, उसके लिए वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत प्राणी होता है। तो हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं। आप वहां पर पेड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। वो आपके लिए खूबसूरत होगा, चाहे वो चाहे कितना भी कबाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, वो सबको अपना अच्छा लगता है। तो अब उनको टेंशन ना लें इस बात की, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, आपके पास बच्चे जरूर भेजेंगे, चिंता ना करें। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल आपके सामने था, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है, उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। देखो, ए और बी की आयु कितनी, 6:5 मैंने लिख ली भाई, 6:5 उनकी आयु का अनुपात है। उनकी आयु का योग कितना, 44 वर्ष। तो अगर उसने योग बोला है तो जो उसने बोला है मैं वही कर देता हूं, उसने जो बोला मैं वही कर देता हूं, ठीक है ना? तो देख लेते हैं आगे। तो आप, हाँ ओके ओके ओके, शायद उमर भाई, तो वो कैटेगरी दूसरी होगी, वो साल दूसरा है, ये साल दूसरा है। आप गलत घर में अपना रोना दुखड़ा रो रहे हैं, ये टेट का चैनल है। आप गलत जगह अपना सर पटक पटक के मर जाएंगे, यहां कुछ नहीं होने वाला है उमर। आप सही जगह जाकर करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है ना? तो आप गलत जगह अपना दुखड़ा रो रहे हैं, तो उस दुखड़े को आप अपनी सही जगह पर रोएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड व्हाट यू वांट टू प्रूव, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं यहां पर ये वाली बात बोलकर? ऐसे 4 लड़के हम भी बैठवा देते हैं आपकी वल्ला वल्ला पर और बुलवा देते हैं कि सारे टीचर खराब हैं। चलो कोई बात नहीं है। तो अब ये आप मुझसे ना कहें तो ज्यादा बेटर है, आप किसी अच्छे व्यक्ति से बात करें, क्योंकि मैं तो यहां पर पढ़ा रहा हूं। आप अपना दुखड़ा, और फिर आपका स्पेस गलत है भाई। आपको तो ये वाली बात होगी कि आपके हार्ट में दर्द है, डॉक्टर के पास पहुंच के भाई साहब पैर में पट्टी कर दो, तो डॉक्टर क्या आपको जवाब देगा? आप जिस कैटेगरी में पढ़े हैं, जिस कैटेगरी में आपने समझे, वहां जाकर बात करो। आप खामखा और लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। आपको जहां अच्छा लगता है वहां पढ़ो, इट्स वेरी गुड। आपको, हर बालक का बुद्धि लब्धि अलग होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर किसी में अलग अलग होती हैं। आपकी अलग है, हमारी अलग है, इन सबकी अलग है। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो सकता है आपको वहां समझ में आ रहा हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके चैनल पे समझ में ना आ रहा हो, है ना? तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। आपको समझ नहीं आ रहा है तो दैट्स ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी अगर जिस कैटेगरी में वहां जाके बात करेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? चलो, शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे। चलो खैर, आज तो सवाल यही उमर जी ने खत्म करवा दी हमारे। 6 + 5 करते हैं तो क्या करें, 6 + 5, तो उसने जोड़ा 6x + 5x इजिकल टू कितना हुआ, आपने कहा 44। तो 11x इजिकल टू कितना, 44। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 4। तो x का वैल्यू 4 है।
उसने कहा 8 वर्ष बाद। भाई 8 वर्ष बाद क्या हुआ, इसकी उम्र 6x थी तो 24 साल हो गई, 6 चौक 24, इसकी उम्र 20 साल हो गई, 5 चौक 20, तो 8 साल बाद कितनी होगी, इसमें 8 जोड़ दें, इसमें भी 8 जोड़ दें, तो ये हो गई 32 साल, नीचे वाले की होगी 28 साल। उसने कहा रेशो बता दो, तो 8 से काटें, 4 से काटते हैं, 4 8 32, 4 7 28, 8 अनुपात 7, इट इज 8:7। इज इट क्लियर? ठीक है ना? चलो, अरे हम तो ऐसी आंखें खोलने के लिए तो बने हैं, आराम से आनंद में जीवन जियो, शायद बहुत अच्छा है। वो आपका चैनल है नहीं है, ये आपकी पर्सनल थिंकिंग है ना? देखो मोटी सी बात समझो, इट्स नॉट पॉसिबल कि जो चीज सारी आपको पसंद है वो सारी मुझे भी पसंद है ना? इट्स नॉट पॉसिबल कि जो चीज इन लोगों को पसंद है वो आपको भी पसंद हो। इसे भी मैंने बोला ना, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, हर कोई व्यक्ति अलग लेवल से समझने की कोशिश करता है, ठीक है ना? तो आप आराम से एंजॉय करें अपनी लाइफ को, जहां आपको अच्छा लगे वहां पढ़ें, है ना? अगर मैं आपसे बात करें तो बहुत सारी चीज ऐसी हैं, तो मैं आपसे कंपीट नहीं कर रहा हूं, आप फ्री हैं, आप जो चाहें, आप लर्नर हैं, जहां जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? चलो, यू आर जस्ट जोकिंग, चलो अच्छी बात है, जोक करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा जोक करेंगे तो दुनिया आपको जोक बना देगी, है ना? तो बी पोलाइट, बी योर वर्क, डू योर वर्क, एंड क्रिटिसिज्म किसी का नहीं करना चाहिए, हालांकि क्लास में आकर के किसी भी टीचर के साथ, है ना? अगर आपको प्रॉब्लम है तो सीधा कंप्लेंट करो, आप कोर्ट में जाके केस डाल दो, जी मेरा पैसा ले लिया और मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, सोशल मीडिया का यूज करो, है ना? अब मेरी क्लास में आके आपने मेरे 15 मिनट खराब करा दिए बच्चों के, तो इसका भुगतान कौन करेगा बताओ? ये लॉस हो गया ना, आपकी वजह से इन बच्चों को लॉस हुआ ना। तो अगर ऐसे 10 बच्चे डेली आ जाएंगे तो चैनल कहां जाएगा आगे? तो आप बर्बादी का कारण ना बने, ठीक है ना? चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। शायद